नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर गोपालगंज से है, जहां गोपालपुर थाना क्षेत्र के अहिरौली दुबौली गांव में मवेशी तस्करों ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया। मवेशी तस्करों के इस हमले में उत्पाद विभाग की गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं पुलिस जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। मामले में पुलिस ने हमलावरों की तलाश में छापेमारी कर 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। बताया जाता है कि यूपी से मवेशी तस्कर पिकअप पर मवेशियों को लेकर गोपालपुर ला रहे थे। फिलहाल इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ये तस्वीरें उस वक्त के हम आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस की टीम की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी। देखिए किस तरीके से हमला बोला गया है। पशु तस्करों ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला बोल दिया, जिसमें गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कितने तरीके से यहां पर हमला किया गया होगा और तस्करों ने पुलिस गाड़ी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। कई पुलिस जो है वो गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इधर बांका पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस कार्रवाई को जिले के रजौन थाना क्षेत्र के पुंसिया बस्ती में अंजाम दिया है। इस दौरान पुलिस ने 3 हथियार, जिसमें 2 नाली बंदूक, मास्केट और देसी कट्टा सहित अर्धनिर्मित हथियार के साथ साथ हथियार बनाने का साजो सामान भी जब्त किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए भागवत शर्मा और उसके दामाद हरदेव शर्मा के मांग के आधार पर हथियारों का निर्माण करते थे और संबंधित लोगों को हथियार उपलब्ध कराया करते थे, जबकि भागवत शर्मा का बेटा जितेंद्र शर्मा इन हथियारों की बिक्री और डिलीवरी करता है, जो फरार है। खास बात यह है कि अवैध ढंग से हथियार बनाने का यह काम रिहायशी इलाके में चल रहा था। रात्रि को अर्धरात्रि में सूचना मिली थी रजौन थाना को कि पुंसिया गांव निवासी भागवत शर्मा अपने कुछ सहयोगियों के साथ में अवैध हथियारों का निर्माण करते हैं और इस सूचना मिलने के तुरंत बाद जो एक टीम का गठन किया गया, जिसमें मनोज कुमार सिंह थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और टीम ने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए भागवत शर्मा जो पुंसिया गांव के रहने वाले हैं, उनके घर पर दबिश दिया। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पटना एयरपोर्ट पर हंगामा हुआ है। एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स ने जमकर हंगामा किया है। बेंगलुरु जाने वाले पैसेंजर्स ने एयरपोर्ट पर हंगामा किया। आपको बता दें कि फ्लाइट कोलकाता डाइवर्ट करने पर पैसेंजर की तरफ से हंगामा किया गया है। फ्लाइट कोलकाता डाइवर्ट करने पर यह सब कुछ हुआ है। बताया जा रहा है कि कम विजिबिलिटी के कारण फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया है, जिससे बेंगलुरु जाने वाले जो पैसेंजर्स हैं उन्हें दिक्कत है और उन्होंने इससे नाराजगी जताते हुए हंगामा किया। तो बड़ी खबर आपको पटना एयरपोर्ट से बता रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स ने हंगामा किया है। जो फ्लाइट बेंगलुरु जा रही थी उसे कोलकाता के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। कम विजिबिलिटी के कारण फ्लाइट डाइवर्ट की गई, लेकिन पैसेंजर्स इससे नाराज हैं, हंगामा कर रहे हैं। और अब बात करेंगे मुजफ्फरपुर के चर्चित किडनी कांड की, जिस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक बार फिर से संज्ञान लिया है। मामले का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जिले के डीएम और एसएसपी से 4 सप्ताह में रिपोर्ट मांगा। इसके साथ ही आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और बिहार के डीजीपी को मॉनिटरिंग करने को कहा है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में मानवाधिकार के अधिवक्ता एसके झा की याचिका पर एनएचआरसी ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र भेजा है। आयोग ने जिले के डीएम से पीड़िता सुनीता देवी के मुआवजे को लेकर भी जवाब मांगा है। मुजफ्फरपुर पुलिस अधीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से इसमें केस की अद्यतन जानकारी मांगी गई है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुजफ्फरपुर से मांगा गया है कि सुनीता देवी को जो अभी कोई जो कंपनसेशन वगैरह की जो राशि का कोई अगर प्रावधान है तो वह मिला है कि नहीं। इसमें ऑनरेबल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा इसमें दिया गया है कि बिहार के डीजीपी और बिहार के चीफ सेक्रेटरी को इस केस की मॉनिटरिंग करने का गाइडलाइन दिया गया है।
बिहार में 7 जनवरी से शुरू हुई जातीय जनगणना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता अखिलेश कुमार ने इस तरह से जातीय जनगणना को संविधान की मूल भावना के खिलाफ होने की दलील दी और राज्य सरकार से जातीय जनगणना को लेकर जारी की गई नोटिफिकेशन को ही रद्द करने की मांग की है। जातीय जनगणना को लेकर बिहार सरकार ने 6 जून 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके आधार पर बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है। पहले फेज में मकानों की गिनती और नंबरिंग की जा रही है, जबकि दूसरे चरण में लोगों से उनकी जाति पूछी जाएगी। आज जहां बिहार में युवा सड़क पे लाठी खा रहे हैं नौकरी के लिए, बिहार में गरीबी चरम सीमा पे है, बिहार के युवा देश के दूसरे राज्य में नौकरी के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ बिहार की सरकार सरकारी तंत्र का मिसयूज करके जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है, जो कि पूर्णतः ही असंवैधानिक कार्य है। तो बिहार सरकार के इस असंवैधानिक कार्य पे रोक लगाने के लिए भारत के एक आम नागरिक होने के कारण मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर किया है, ताकि सरकार और कोर्ट बिहार सरकार के इस निर्णय को स्टे लगा सके और बिहार के आगे वाले युवा पीढ़ी को एक जातीय उन्माद से बचा सके। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें ताकत दी, यानी कि अगर मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, तो वो राज्य के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात न्यूज 18 बिहार झारखंड के कार्यक्रम बहस बिहार में कही है। सुनिए उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा। कुशवाहा क्या बनना चाहते हैं, यही न्यूज 18 आपसे जानना चाहता है। देखिए, जो कुछ भी हम बोलते हैं आपके अनुसार खबर बन जाती है, तो खबर तो आप लोग बना देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्या बनना चाहते हैं, बनना चाहते नहीं हैं। जनता की सेवा करने के लिए हम राजनीति में हैं, तो स्वाभाविक रूप से यह तो कोशिश रहती ही है कि वैसी जगह पर आदमी रहे, इस ताकत में रहे कि लोगों की सेवा कर पाए। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि वे पार्टी के 1 नंबर बनाने के लिए भी आए थे, लेकिन माना कि पार्टी थोड़ी कमजोर हुई है। हालांकि साथ ही यह भी कहा कि नीतीश कुमार अच्छे डॉक्टर हैं और वे सबका इलाज करेंगे। याद होगा लोगों को कि जिस दिन हमने जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की थी, उसी वक्त हमने कहा था कि जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी बिहार में हम बनाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव के समय जो स्थिति बनी वह ठीक नहीं थी, पार्टी कमजोर हो रही थी, तो इसलिए हम उस मकसद से आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा अफसोस जरूर होता है कि अभी भी उस मकसद को अचीव करने में हम बहुत दूर तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। और हम कहें कि पार्टी धीरे धीरे कमजोर हुई है। एक साथ नीतीश कुमार जी के ऊपर सब लोगों का भरोसा है। नीतीश कुमार जी फिजिशियन भी हैं, नीतीश कुमार जी सर्जन भी हैं, MD MS सब नीतीश कुमार जी हैं, क्योंकि इतने दिनों का अनुभव है उनका सत्ता में रहते हुए, केंद्र सरकार में रहते हुए, तो उनकी क्षमता है, कर लेंगे नीतीश जी। इधर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर से कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में PM बनने के सभी गुण मौजूद हैं। हालांकि नीतीश कुमार के PM पद की दावेदारी पर कहा कि ये विपक्ष के सभी दलों को मिलकर तय करना है। हम सब लोगों ने यही कहा है कि प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए जितने गुण किसी व्यक्ति में होने चाहिए, वो सभी गुण नीतीश कुमार जी में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। बाकी चुनाव के 2024 को हम लोग विपक्षी पार्टियों के एकता में लगे हैं। सभी पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को एक करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे 2024 के चुनाव में, और सभी पार्टियां बैठ के तय करेंगी कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन करेगा, इस देश का नेतृत्व कौन करेगा। इधर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि 2024 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और सरकार भी बनेगी। उमेश कुशवाहा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का काम सिर्फ भ्रम फैलाना है। कोई चुनौती ही नहीं रहेगी, नीतीश कुमार जी ही आएंगे और तमाम लोग जो है, आज सभी जो विपक्ष है सब लोग गोलबंद हो रहे हैं। भाजपा विपक्ष मत है,
सब लोग गोलबंद हो रहे हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी जो है 24 में परिवर्तन होगा और भाजपा हटाओ और देश बचाओ, यही हमारा रहेगा। इधर सीतामढ़ी में एक बार फिर बाघ को लेकर लोग दहशत में हैं। रीगा प्रखंड के रामनगरा इलाके में 2 महिलाओं पर हमला कर घायल करने के बाद वन विभाग की टीम लगातार इलाके में बाघ को खोजने में जुटी है। ऑपरेशन के 5 दिन भी वन विभाग की टीम को अब तक कोई सफलता नहीं मिली। वहीं लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। खेतों में बाघ के पैर के निशान के आधार पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं वन विभाग की टीम लगातार गांव में माइकिंग के जरिए लोगों से सावधान रहने की भी अपील कर रही है। हालांकि वन विभाग के अधिकारी को यह आशंका है कि हो सकता है बाघ किसी पक्के रास्ते से नेपाल की तरफ वापस लौट गया हो। बने हुए शौचालय का इस्तेमाल करें। किसी प्रकार की भी सूचना मिलती है तो तुरंत वन प्रशासन या अपने अगल बगल के थाने को सूचित करें। आमजनों को सूचित किया जाता है कि आपके गांव के आसपास एक बाघ दिखाई पड़ा था। आपके गांव के आसपास एक बाघ दिखाई पड़ा था, इसलिए कृपया घर से बाहर न निकलें। दहशत बना हुआ है, जिसकी वजह से कोई बाहर नहीं निकलता, घर बंद कर सोता है, सरियों में खेतों में घूम नहीं पा रहा है। और जो महिला जख्मी है ही। वन विभाग की टीम आई थी क्या? वन विभाग आई थी। क्या की है? वो है पद चिन्ह का चिन्ह ले करके अपना सर्च कर रहा है। सच नहीं है तो मिला नहीं, दिखाई नहीं दिया है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है कि यहाँ ही है या निकल गया। तो आप लोग को दहशत है? आप लोग दहशत तो है ही, इस एरिया में लोग आते ही नहीं है भय से। घर भी इतने दिनों के बाद भी जो है कि हम लोग को कोई बात निकलने का पगमार्ग है स्पष्ट नहीं पता चला। इससे लगता है कि बाघ कहीं जो है कि आपको खेत वगैरह के बाद जो है कहीं पक्की रोड जहाँ पर उसका पग मार्क नहीं आ सकता है, नोट नहीं किया जा सकता है, वैसे स्थल पर जो है कि सड़क मार्ग वगैरह से, पक्की सड़क मार्ग वगैरह से वो चला है, जिससे पग मार्क नहीं। इस तरफ फिर आने के बाद फिर लगता है कि कोई पग मार्क जो है कि फिर गायब हो गया। रोड पर आने के बाद जो है पक्की रोड पर संभावना क्या जताई जा रही है सर कि लौट गया बाघ? हाँ, संभावना तो यही है। अब इतने दिनों के बाद है कि जैसे आपको 4-5 दिन के बाद उनको भोजन की जरूरत पड़ती है, और इस अवधि में है कि कहीं कोई घटना नहीं किया, न किसी को कोई घायल भी किया है। इससे संभावना यही है कि वो बाघ लौट गया, उसी रात में लौट गया, कहा कि पग मार्क भी हमारे पुराने ही दिखाई पड़े। बाघ सबसे खूंखार जानवर माना जाता है, लेकिन अगर कभी आपका सामना बाघ या तेंदुआ से हो जाए तो आप इससे कैसे बच सकते हैं, ये सब कुछ बता रहे हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वन संरक्षक सह निदेशक डॉक्टर नेसा मणि। देखिए, जो अगर हम लोगों का जो जंगल क्षेत्र सटा हुआ है या किसी ग्रामीण क्षेत्र में कभी कभी जंगल के जो जानवर, खास करके जो तेंदुआ या हमारा टाइगर का जो कभी कभी बाहर आ जाते हैं, उसी स्थिति में अगर कोई जानवर को देख लिए हैं, कोई चीज होता था, इमीडिएटली वह निकटतम जो हम लोगों का वन विभाग का कार्यालय का जो कर्मचारी है या कभी वहाँ पे हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उनकी वो गांव से भी कुछ आदमी वहाँ पे काम करते हैं, उनसे इमीडिएटली सूचना दिया जाए, ताकि किसी तरह का जो घटना होने के पहले हमारा जो वहाँ पे ट्रैकर्स है, हमारा रेस्क्यू टीम वहाँ पे पहुंच जा सके, ताकि किसी तरह का नुकसान जानवर को या आपको पब्लिक का ना हो सके। अगर तब तक जो अगर आप देख किया गया उस तरीके उसको कभी भी उसको छेड़खानी नहीं करना चाहिए, ताकि जानवर के ऊपर या पत्थर फेंकना या कोई चीज़ को डिस्टर्ब करना, ताकि वो जानवर किसी चीज़ को कभी डिस्टर्ब नहीं करते, वो अटैक नहीं करता है। बेटर इन्फॉर्म कर दे, तो दूरी बना कर रखे, ताकि अनावश्यक कोई चीज़ के लिए अगर मान लीजिए रात्रि में अगर निकल गया है, अगर घर के सामने दिख गया है तेंदुआ टाइगर होगा, थोड़ा सा आग जला करके अपने थोड़ा इमीडिएटली अगल बगल इन्फॉर्म करें, तो घर से बाहर निकले तुरंत हम लोगों के लिए मतलब जो कर्मचारियों का या पदाधिकारियों का यहाँ पे ट्रैक सूचना दे, तब इमीडिएटली आकर के वहाँ पे गांव का सुरक्षा भी हो जाएगा, जानवर के लिए वहां से बाहर निकला उसको बाहर वापस करने के लिए या रेस्क्यू करने के लिए हम लोग कार्रवाई किया जा सके। भागलपुर के लोगों को फरवरी महीने के अंत तक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात मिल सकती है। 200 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस आधुनिक अस्पताल में मरीजों के इलाज से जुड़ी तमाम सुविधाएं मौजूद होंगी, जिससे शहर और आसपास के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
200 करोड़ की लागत से तैयार हुआ ये 7 मंजिला हॉस्पिटल भागलपुर और उसके आसपास के मरीजों के लिए संजीवनी की सौगात साबित हो सकता है। भागलपुर शहर के बरारी में बने इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का 98% काम पूरा हो चुका है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी महीने के अंत तक यहाँ ओपीडी शुरू हो जाएगा। फरवरी माह के अंत तक भागलपुर वासियों को एक नया अस्पताल मिल सकता है। 200 करोड़ रुपयों की लागत से भागलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। भवन निर्माण का जो कार्य है वो अंतिम चरण में है। लगभग जो है तैयारी सारी पूरी कर ली गई है और कयास यह लगाया जा रहा है कि फरवरी माह के अंत तक यहाँ पर ओपीडी सेवा जो है वो शुरू कर दी जाएगी। हालांकि 3 बार जो है ओपीडी सेवा शुरू करने की कोशिश की गई थी और तीनों डेडलाइन जो है वो फेल हो चुका है। हालांकि अब जाकर यह कयास लगाया जा रहा है कि फरवरी माह के अंत तक यहां पर ओपीडी सेवा शुरू कर दी जाएगी। यह 7 मंजिला अस्पताल है और हर एक फ्लोर पर जो है एक विभाग होगा। इस हॉस्पिटल में ओपीडी शुरू करने की योजना इससे पहले भी 3 बार बनाई गई थी, पर ये डेडलाइन फेल हो चुका है। लेकिन भवन निर्माण से जुड़ी सभी तैयारियां अब अंतिम चरण में है, लिहाजा इस बार ये उम्मीद है कि डेडलाइन क्रॉस नहीं होगा। देखिए, इसमें हम लोग अब बहुत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी 98% हमारा कंप्लीट हो चुका है। कुछ काम बाकी है, भीतर का कुछ ओटी वगैरह का काम चल रहा है और उसमें कुछ फर्नीचर्स वगैरह लगने हैं। वो सब काम होकर के बहुत जल्द ही उम्मीद कर रहे हैं कि हो जाना चाहिए। ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हर तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस है। हार्ट, न्यूरोलॉजी और सर्जरी से जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ अपनी सेवाएं देंगे, जिसे ध्यान में रखते हुए सभी तरह के मेडिकल इक्विपमेंट यहाँ इंस्टॉल किए गए हैं। ये सुपर स्पेशलिटी है, जैसे जो नर्व न्यूरोलॉजी का होगा, कार्डियोलॉजी का, इसके लिए सुपर स्पेशलाइजेशन जो स्पेसिफिक जो हार्ट को डिजीज को डील करेंगे, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज को करेंगे, थोरेसिक सर्जरी का होगा। ये एक सुपर माने एक जनरल जो इसमें डीएम या एमडी और एमएस रहते हैं, इससे हायर डिग्री जो डॉक्टर मेडिसिन डीएम वगैरह वाले वो सब हाई एजुकेशनिस्ट इसमें बहाल होंगे। जनवरी के अंतिम सप्ताह में स्वास्थ्य विभाग इस हॉस्पिटल के उद्घाटन की तैयारी कर रहा है। इस अस्पताल के शुरू होने से भागलपुर समेत आसपास के कई क्षेत्रों के लोगों को इसका फायदा होगा। इसके अलावा इस हॉस्पिटल के शुरू होने से पूर्वी बिहार के सबसे बड़ा अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय पर भी मरीजों का दबाव कम होगा। वैसे मरीज भी इस हॉस्पिटल के खुलने से सीधा लाभान्वित होंगे, जिन्हें मायागंज अस्पताल से पटना और दिल्ली रेफर कर दिया जाता है। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे सर्दी के सितम की। गोपालगंज में घना कुहासा छाया हुआ है। विजिबिलिटी यहां 100 मीटर से भी कम है, जिसका असर ट्रेन और लंबी दूरी की बस परिचालन पर पड़ा है। गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। गोपालगंज के राजेंद्र बस स्टैंड में बसों के परिचालन का जायजा लिया हमारे सहयोगी गोविंद कुमार ने। गोपालगंज में मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा है। घना कुहासा होने की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। इस वजह से जो गाड़ियां हैं विलंब से चल रही है, ट्रेन हो या लंबी दूरी की बसें हो, काफ़ी विलंब से चल रही है। इसके अलावा जो सवारी है बसों को वो नहीं मिल पा रही है। ये गोपालगंज का राजेंद्र बस स्टैंड है, जहाँ पर लंबी दूरी की कई बसें लगी हुई है। छपरा, सिवान, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, कई जगह जाने वाली यहाँ से बसें खुलती है, कई बड़े शहरों में जाती है। लेकिन ठंड की वजह से इन बसों पर जो सवारी है वो नहीं मिल पा रही है और खाली बसें ही लंबी दूरी तक पहुँच रही है। इस वजह से बस मालिक को जो भी काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी वजह कुहासा है। कुहासा की वजह से बस चलाने में भी इन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। देखिए, बस चालक हैं, हम इनसे बात करते हैं कितनी परेशानी होती है। कुहासा है मौसम में, कितनी परेशानी होती है वहाँ? बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा। क्या दिक्कतें आती होंगी? दिखाई नहीं देता है, गाड़ी एकदम स्लो चलाते हैं 15-20 के स्पीड से। 1 घंटा में पहुंचना हो तो 2 घंटा लग जाता है। इस मौसम में 5 से 6 घंटे का वक्त लग जा रहा है। ऐसे में वाहन चालकों को भी कुहासे के इस मौसम में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुर्घटनाएं भी लगातार हो रही है। इस वजह से वाहन चालक सावधानी बरत कर
जो है गाड़ियां चला रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। मुंगेर की कड़कड़ाती ठंड युवाओं के जोश को ठंडा नहीं कर पा रही है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते युवा ठंड में सुबह सुबह दौड़ लगाते नजर आए। खेल के मैदानों में तैयारी करते युवाओं की भीड़ लगी रहती है। ठंड में पोलो मैदान में तैयारी कर रहे युवाओं का जायजा लिया मुंगेर संवाददाता अरुण शर्मा ने। ठंड लाख से ठंडाए, लेकिन युवाओं के जोश में कोई कमी नहीं आया। मैं इस वक्त मौजूद हूं जिला के पोलो मैदान में। यह वही मैदान है जहां पे युवा जो है अपनी नौकरी के लिए, चाहे फौज में हो या रेलवे में हो या अन्य जगहों पे नौकरी के लिए, सुबह सुबह अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करने को पहुंच जाते हैं। आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह कितने ही युवा जो हैं यहाँ पे पोलो मैदान में आए हुए हैं। ठंड के मौसम में भी हम लोगों को तो आना पड़ रहा है, क्योंकि ग्रुप डी की जो भी दौड़ है वो अभी इसी महीने में है। काफी ठंड है, लेकिन उनको कोई ये टेंशन नहीं है कि स्टूडेंट कैसे जो है दौड़ करेंगे। ठंड में सुबह हो या शाम आप लोग आते हैं? जी, हम लोग को सुबह भी आना पड़ता है, शाम में भी आना पड़ता है। बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का डेट दे दिया है। 18 तारीख को मेरा दौर है। अच्छा, 16 से स्टार्ट है, 18 को दौर। ठंड के मौसम में फिजिकल ट्रेनिंग, मतलब फील्ड में आने के बाद ट्रेनिंग के लिए दिक्कत नहीं होता है? ठंड तो लगती है, लेकिन क्या कीजिएगा, करना तो पड़ता ही है। दरोगा में पिछले बार छटा चुके, इस कारण से। क्या नाम हुआ? प्रिंस राज। तो सुबह सुबह एकदम पहुंच गए एकदम? आना है ना सर, डेट दे दिया ग्रुप डी का। अच्छा, 1 फरवरी से है। साल में एक वैकेंसी है। इस वैकेंसी को लेके युवा भी चाहते हैं कि उनका जो फिजिकल है कम से कम वो अच्छा जाए, रिटर्न में भी उनका अच्छा चला जाए। हम भी चाहते हैं कि वहाँ पे जो इनका जो ये ठंड में ये मेहनत है, ये मेहनत अवश्य सफल हो, ताकि जो बेरोजगारी की जो समस्या है वो देश से खत्म हो सके। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। भागलपुर में भी लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है। अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, वहीं न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मायागंज अस्पताल में इलाज कराने आए मरीज के परिजनों को ठंड से काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अस्पताल के बाहर मरीज के परिजनों से बातचीत की हमारे संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। भागलपुर में ठंड प्रचंड है, पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ा दी है, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है वो ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। लगातार भागलपुर में तापमान में गिरावट देखी जा रही है। अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस है और लगातार तेज पछुआ हवा से कनकनी बढ़ी है, जिससे कि लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोग ठंड से बचने के लिए आग का सहारा लिए हुए हैं। काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। जिले में ठंड बढ़ गई है, परेशानी हो रही है आप लोगों को? हाँ, बहुत ठंड है, काफी ठंड है। काफी ठंड है। बचने के लिए क्या उपाय किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा? कुछ नहीं, बस यही आगिन है। आग एकमात्र सहारा है, बस, कहीं कुछ नहीं भागलपुर में। पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल, यह तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पूर्वी बिहार का यह सबसे बड़ा अस्पताल मायागंज अस्पताल है और यहाँ पर जो मरीज के परिजन आते हैं वो अपने मरीज को भर्ती कराते हैं और बाहर कहीं ना कहीं ठंड से बचने की कोशिश करते हैं। किस तरह से ठंड से आप लोग बच रहे हैं? बस सिर्फ आग का ही व्यवस्था और कुछ नहीं है, अंदर तो कुछ नहीं कंबल है नहीं और कुछ है, कुछ की व्यवस्था नहीं है। आग का सहारा लिए हुए बस टाइम पास कर रहे हैं किसी तरह पेशेंट को छोड़। कहाँ से पेशेंट को लेके आए हैं? रंगड़ा से, 4 से 20 किलोमीटर गोपालपुर। अब यहाँ पर कैसे गुजारा होगा पूरा रात? यही आग के सहारे? बस यही आग का गुजारा, कुछ व्यवस्था नहीं है। नहीं, अब कम्बल है, बाहर कम्बल खरीदने के लिए मार्केट भी देख रहे हैं बंद है। तो कहीं ना कहीं जिले में जो ठंड है वो उसमें बढ़ोतरी हुई है, तापमान में गिरावट हुआ है। अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग की माने तो अभी पछुआ हवा से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है, वहीं सर्द हवाएं लोगों की परेशानी और बढ़ाएगी। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।